Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's begin with our today's lecture. We are on alphabet E, and today alphabet E shall come to an end. So let's begin with the first idiom for today, which says elbow room. ओके, एल्बो रूम का मतलब होता है काफ़ी जगह होना। जब आप फ्लाइट पर जाते हो या किसी भी कह लो कि आप किसी बहुत लंबी फ्लाइट से आए हो या फिर कुछ भी ऐसा कह सकते हो, तो तब आपको क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने का मन करता है, तो यू फील लाइक स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग कब पॉसिबल होती है? वेर जब आपके आसपास लोग ना हो, आगे पीछे सीट्स ना हो, देन ओनली यू कैन प्रॉपरली स्ट्रेच। ठीक है, तो उसी से ये ईडियम बनकर आया है विच सेज एल्बो रूम। एल्बो रूम मतलब आप बहुत ज़्यादा थके हुए हो, फ्लाइट से आए हो, तो you need an elbow room to stretch. So you can say that to तो नहीं, freedom, we can say freedom to do something. ठीक है, तो या फिर स्पेशियस थिंग्स भी कह सकते हैं, स्पेस की बात भी कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड भी एल्बो रूम का हम यूज कर सकते हैं। तो जो पहला सेंटेंस हम फ्रेम करेंगे, दैट सेंटेंस विल बी ऑन बेस्ड ऑफ एल्बो रूम, विच सेज दैट the concert area was so packed that there was no elbow room for us to dance। मतलब जगह इतनी कम थी, कितनी कम थी कि हम लोग डांस भी नहीं कर पाए। सो दैट रेफर्स टू योर एल्बो रूम। Another sentence what we can frame is having elbow room can uplift the creativity and innovations। मतलब अगर आपको आज़ादी दी जाए कुछ भी काम करने की, तो क्या हो सकता है, यू कैन बूस्ट योर क्रिएटिविटी स्किल्स, यू कैन बूस्ट योर, वी कैन से इनोवेटिव स्किल्स, यू कैन डू वट एवर, बट आपको आज़ादी होनी चाहिए सोचने समझने की। सो यू कैन boost. All right, so the first idiom was elbow room, and according to that we have framed sentences. First, on basis of space we have framed, and the second sentence is basically framed on the actual freedom, or we can say the mental freedom that is required. All right, so moving on to the next idiom, which says elbow grease. एल्बो ग्रीस का मतलब होता है आपने कोई भी बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर ली, सो दैट रेफर्स टू योर एल्बो ग्रीस। ठीक है, अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क, यू कैन से फिजिकल एफर्ट। फिजिकल एफर्ट इज नोन एज एल्बो ग्रीस। एक क्या हमने एल्बो रूम मतलब जगह होना या फिर फ्रीडम टू डू वट एवर यू फील लाइक, और एक है एल्बो ग्रीस मतलब फिजिकल एफर्ट लगाने। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इट टेक्स lot of elbow grease to clean the kitchen after party। मतलब जब भी आपने अपने घर पे पार्टी थ्रो की होगी, तब क्या हुआ होगा, किचन का बहुत ज़्यादा मेसअप हो जाता है, बाकी चीज़ों का भी हो जाता है, बट बिकॉज मेजर थिंग्स आर केप्ट इन द किचन, तो खाने पीने के सामान तो किचन में रहते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा मेसअप हो जाता है, तो उसको साफ सफाई करने में व्हाट डज इट टेक, इट टेक्स एल्बो टू ग्रीस। मतलब आपने कोई भी फिजिकल वर्कआउट भी कर लिया, तो दैट विल ऑल्सो बी नोन एज योर एल्बो ग्रीजिंग। ठीक है, या तो आप ये कह लो, या फिर आप कह सकते हो शी या फिर आप क्या कह सकते हो उस बारे में कि अगर आपने किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम किया है तो भी आप ये यूज कर सकते हो।
जैसे कि शी कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट की जगह इफ आई राइट शी यूज्ड हर elbow grease and determination to complete her project before the deadline. Alright, so elbow grease का मतलब हुआ बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क. हमने कब कब फिजिकल वर्क किया? whenever we were cleaning our kitchen, तब हमने फिजिकल वर्क किया. और दूसरा फिजिकल वर्क किसने किया? was done by her when she had to complete her projects. So she used both her elbow grease and her determination to complete her project before the deadline. The next idiom we have is very common and it says every cloud has silver lining. Every cloud has silver lining. आपने बचपन से ये इडियम सुना हुआ है क्या? जब भी कोई निराशा की बात होती है तो हमेशा आशा की किरण हमेशा रहती है. मतलब देयर इज समथिंग पॉजिटिव इन एवरी नेगेटिव थिंग और नेगेटिव सर्कमस्टांसेस दैट आर टेकिंग प्लेस और दैट आर हैपनिंग अराउंड यू. मतलब अगर इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो देयर मस्ट बी समथिंग पॉजिटिव हिडन बिहाइंड जिसकी वजह से सिलेक्शन रुक गया. क्या पता अगले साल हो जाए. मे बी यू आर द वन जिसकी रैंक 1 आ जाए नेक्स्ट ईयर. So that could be the reason. ठीक है. So every cloud has silver lining का मतलब क्या हुआ कि there is something positive there. You can write it like there is something positive in unpleasant situations. मतलब unpleasant situation, there is always something, always you can. निराशा में भी आशा नहीं खोनी चाहिए. दैट यू कैन ऑल्सो राइट. निराशा में आशा. ठीक है. सो लाइक दिस यू कैन लर्न. दो इसको याद करने की जरूरत नहीं है. मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग इट एज वेल. तो हमने क्या सीखा? एवरी क्लाउड हैज सिल्वर लाइनिंग, जिसका मतलब हमने क्या देखा? ऑल देयर इज ऑलवेज समथिंग पॉजिटिव इन अनप्लेजेंट सिचुएशंस. ऑल्सो इसका याद करने का तरीका क्या है? इसका याद करने का तरीका है निराशा में आशा. अगर हम इसके ऊपर सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो व्हाट वी कैन फ्रेम? लूजिंग अ जॉब is bad, but it could lead to finding a better one. Thus, every not thus, it should be because every cloud has a silver lining. All right. So every cloud has a silver lining. मतलब आपकी जॉब चली गई है. It is not a good thing. Obviously, it is a sad thing. But since there is a possibility that you can find a better one, or you can say you can find a better opportunity. मतलब क्या पता जॉब जाने से यू मे स्टार्ट योर ओन बिजनेस, और जिसकी वजह से क्या हो जाए? यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस और आप बहुत ज़्यादा, आपका जो बिजनेस है बहुत ज़्यादा ग्रो करे. ऐसा भी तो हो सकता है. सो दैट रेफर्स टू एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. आशा में निराशा में आशा. ठीक है. सो नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट इडियम विच सेज एवरी इंच अ जेंटलमैन. मतलब ऊपर से नीचे तक प्रॉपर जेंटलमैन जिसको बोलते हैं, दैट रेफर्स टू एवरी इंच अ जेंटलमैन, जिसको हम लिख सकते हैं कंप्लीट
जेंटलमैन। अब कंप्लीट जेंटलमैन देखो, इसको याद करने का तरीका भी इजी ही है। कैसे? एवरी इंच अ जेंटलमैन, मतलब हर एक हर एक पार्ट उसका जो है वो जेंटलनेस की रिफ्लेक्शन देता है। सो दैट वी कैन से दैट अ कंप्लीट जेंटलमैन। सो देयर इज अ फेमस saying which says that pink color only suits gentlemen. So I would be writing this with the pink color so that you can remember it. So we have, in order to frame its sentence, we have what, that he's every inch a gentleman, always opening doors for ladies and offering his seat. मतलब every inch of gentleman कैसे हुआ? Because he always opens the door and he always offers his seat as well. ठीक है? So that refers to every inch a gentleman, which is an important idiom. Every inch a gentleman. या फिर आप कह सकते हो again the second one which says the way he handled that tactic situation proves that his that he's every inch a gentleman. मतलब जिस तरीके से उसने सिचुएशन को कंट्रोल में लिया और संभाला। कौन सी सिचुएशन? आप कह सकते हो टैक्टिक सिचुएशन, आई एम सेइंग टैक्टिक सिचुएशन, आप कोई भी सिचुएशन दे दो, वर्स्ट सिचुएशन, क्योटिक सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन दे दो। तो जिस तरीके से उसने सिचुएशन को हैंडल किया, वी आर कॉलिंग दैट सिचुएशन टू बी वेरी 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 डिफिकल्ट टू हैंडल। तो जिस तरीके से उसने हैंडल किया, तो उस वे को हम समझते हुए क्या बोल रहे हैं कि दैट पर्सन इज अ जेंटलमैन बिकॉज द वे ही हैंडल द सिचुएशन वॉज perfect. So this was every inch a gentleman, and I have written this whole thing with pink pen. Reason being that pink color only suits a gentleman. ठीक है? So with that we are moving on to the next idiom which says, this is the famous idiom in Hindi which says I wash. जो आपने सुना भी होगा, जिसका मतलब होता है डिसेप्शन। डिसेप्शन जिसका मतलब हिंदी में बहुत बार ये यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं आंखों में धूल झोंकना। आंखों में आंखों में धूल झोंकना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई वॉश। तो ऐसे बहुत सारे सीन्स होते हैं जो आंखों में हमारी धूल झोंकते हैं। ठीक है? सो यू कैन फ्रेम मेनी सेंटेंसेस ऑन दिस। सो लेट्स ट्राई फ्रेमिंग द फर्स्ट सेंटेंस। द politician's speech was an eye wash for public because he tried to gain votes by fake promises. Fake promises मतलब जो पॉलिटिशियन ने स्पीच दी वो एक तरीके से धोखा ही था। धोखा किसके लिए था? धोखा वॉज फॉर पब्लिक। ठीक है? तो पब्लिक को एक तरीके से धोखा देना ही हुआ। कैसे? क्योंकि उसको सिर्फ चाहिए थे वोट और उसने प्रोमिस किए थे सारे फेक। सो दैट कैन रेफर टू एज आई वॉश। नेक्स्ट वी कैन से
there are many big companies, so we can say the company's promises were an eyewash to please the पब्लिक कह लो या कस्टमर्स कह लो, कुछ भी कह लो, क्योंकि जो कंपनीज होती हैं दे मेजरली call their members as customers only. So we can say uh, so we can say पॉलिटिशियन की जो स्पीच थी वो एक आई वॉश था फॉर पब्लिक. क्यों? बिकॉज ही वॉन्टेड टू गेन वोट्स बाय डूइंग फेक प्रोमिसेस. इसमें तो कुछ समझाने जैसा है नहीं, इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ अस. द नेक्स्ट इज द कंपनीज प्रोमिसेस ऑफ चेंज कह लो, ऑफ चेंज were an eyewash to appease द पब्लिक या फिर कस्टमर्स. ठीक है, सो दे वर जस्ट एन आई वॉश, एक तरह का आंखों में धूल झोंकने जैसा डिसेप्शन ही था जो कि मेजरली पब्लिक को दिया जा रहा था. ठीक है, सो वी कैन से आई वॉश का मतलब हुआ डिसेप्शन, जिसको आपने याद किया आंखों में धूल झोंकने से. और आंखों में बहुत लोग धूल झोंकते हैं जो हमारे साथ रह रहे हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं. दे व्हाट दे डू इज दे washes our eyes. ठीक है, so moving on to the next idiom which says, the sixth idiom which says explore all avenues. exploring all avenues का मतलब होता है you are trying to capture every path, not capture, you are trying to tackle every path so as to gain results. मतलब आप हर एक कोशिश कर रहे हो ताकि आपके रिजल्ट्स अच्छे आ जाएं. So we can say that trying all best possibilities to gain रिजल्ट. मतलब हर एक मुकाम कोशिश कर रहे हो कि आपका ISS एग्जामिनेशन क्रैक हो जाए. ठीक है, तो वी कैन से दैट बिफोर मेकिंग a final decision, kindly explore all avenues and try all possibilities to have the project done. मतलब फाइनल डिसीजन लेने से पहले आप सारी मुकाम कोशिशें कर लो और सारी पॉसिबिलिटी को ट्राई भी कर लो. और यू कैन राइट दैट and consider all possibilities. ऑलराइट, तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा एक्सप्लोर ऑल एवेन्यूज, जिसका मतलब क्या हुआ कि आप हर एक मुकाम कोशिश कर रहे हो कि आपकी जो रिजल्ट्स हैं उनके अंदर कुछ फर्क आ जाए या फिर जो आपको चाहिए वो आपको सच में मिल जाए. ठीक है, सो दैट रेफर्स टू योर exploring all avenues. And the sentence that we have framed on this idiom is, before taking or making the final decision, it is important to explore, or you are just giving an advice, so I have written kindly explore what? Explore all avenues and consider all the possibilities. So इसी के ऊपर आप अपने भी सेंटेंसेस बना सकते हो. लाइक ISS एग्जामिनेशन क्रैक करना है
तो उसी से रिलेटेड आप क्या करो, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना है, सो बिफोर एक्चुअली गिविंग अप ऑन दिस टॉपिक और ऑन दिस ड्रीम ऑफ योर्स, यू शुड कंसिडर यू शुड कंसिडर एक्सप्लोरिंग ऑल द एवेन्यूज, मतलब सारी पॉसिबिलिटीज एक बार करके देख लो, क्या पता क्रैक हो जाए। ठीक है, सो और इसी से रिलेटेड हमने एक सीखा कि इफ यू आर फेसिंग फेलियर्स, तो उसके लिए क्या सीखा हमने, दैट एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। उसी से रिलेट हो गया कि मतलब अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट यू वुड बी हैविंग समथिंग विद योरसेल्फ, यू मे ट्राई इट समवेयर एल्स। ऑलराइट, सो moving on to the seventh idiom for today, which says evil doing। इसका मतलब होता है excuse uncharacteristics। देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इवल ट्विन का मतलब हुआ, एक तो ट्विन है, ट्विन से मतलब क्या हो गया, डुप्लीकेट। ट्विन से याद करना है आपको क्या, डुप्लीकेट। और जब आप डुप्लीकेट याद कर लोगे, और एक है इवल, अगर कोई मेरा डुप्लीकेट है so that person would be showing what, जो मेरे अंदर की खूबियां हैं, so that person would be not having those खूबियां obviously, but he or she would be having certain bad traits in him or her। या फिर मैं भी अगर किसी की ट्विन हूँ तो आई मस्ट बी हैविंग समथिंग बैड ट्रेट्स ऑफ दैट पर्सन, सो दैट रेफर्स टू योर इवल ट्विन। सो इसको आपको इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में मार्क करके चलना है, बिकॉज इट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट एंड इट कैन बी एक्सपेक्टेड this year in your examination. Alright, so in order to frame its sentence, we can say that the company's new product is evil twin of its predecessor one। प्रीडिसेसर, एक तो नया प्रोडक्ट है और एक है प्रीडिसेसर प्रोडक्ट, मतलब जो पुराना प्रोडक्ट था, इससे पहले आया हुआ एक प्रोडक्ट अभी जो लॉन्च हुआ, और उससे पहले, उससे जस्ट पहले एक जो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ होगा, दैट प्रोडक्ट इज नोन एज प्रीडिसेसर। प्री मतलब पहले आने वाला। ठीक है, जैसे आप नंबरिंग भी करते हो लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो उसमें भी क्या हुआ, प्रीडिसेसर ऑफ 2 इज 1, प्रीडिसेसर ऑफ 3 इज 2, लाइक दिस। तो मतलब पहले आने वाला। तो अगर अभी 5 लॉन्च हुआ है, से आईफोन 5 अभी जो लॉन्च हुआ है आईफोन 13 आई गेस, तो अभी जो आईफोन लॉन्च हुआ है उससे पहले वाला आईफोन 13 प्रो मैक्स बोल दो इसको, और ये बोल दो आईफोन 13 ओनली। ठीक है, सो दिस इज द न्यू प्रोडक्ट एंड दिस इज द प्रीडिसेसर। ठीक है, तो वैसे याद करना प्रीडिसेसर होता क्या है। ऑलराइट, सो वी वर फ्रेमिंग अ सेंटेंस। ऑलराइट, now we have the company's new product is evil twin of its predecessor one, having all flaws but no benefits। मतलब सारे फ्लॉज उसके अंदर हैं और एक भी बेनिफिट उसके अंदर नहीं है। या फिर हम क्या कह सकते हैं, he is my evil twin, always coming up with a scheme that lands up, lands not up, lands us in ट्रबल। मतलब मेरा बहरूपी, मेरा हूबहू तो है, मेरा डुप्लीकेट तो है, पर मेरे जैसा काम नहीं करता, मेरे जैसे अच्छे ट्रेड्स नहीं है। कैसे नहीं है मेरे जैसे अच्छे ट्रेड्स, क्योंकि जो भी स्कीम लेकर आता है, जितने भी इनोवेटिव आइडियाज लेकर आता है, अकॉर्डिंग टू हिम द इनोवेटिव आइडियाज, तो वो आइडियाज कैसे होते हैं, दे आर ऑलवेज लैंडिंग अस इन ट्रबल। ठीक है, तो उसी से याद कर लेना, इवल ट्विन मतलब बिल्कुल डुप्लीकेट, और इवल है तो इवल तो मतलब बना भी लो इवल चाहे, बिकॉज अल्टीमेटली विच थिंग्स वर्क। नहीं नहीं, ईवल तो इससे नहीं बनता है, बिलीव, ईवल तो इससे बनता है।
Is it like a evil? Like this, a evil is formed usually. सो दिस इज evil. ऑलराइट, सो evil से हमने क्या याद किया? evil twin. अब जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि what we did today. और इसी के साथ all our idioms for alphabet E are over. From tomorrow we will be starting with alphabet F. So we are moving ahead of time. So I will suggest you कि आप अपनी कॉपी वगैरह सब मेंटेन करके चलो, so that when it will be the time of examination, you will just have to open it, you will just have to see all the images that you have made, and you will just have to give a quick revision, and with that your exam will be in your hands. Your 10 marks, I will suggest, will be in your hands. Okay, first was elbow room and second was elbow grease. एल्बो रूम का मतलब हाथ फैलाने के लिए थोड़ी जगह चाहिए थी, सो दैट रेफर्स टू एल्बो रूम, मतलब ऐसे ऐसे स्ट्रेचिंग के लिए थोड़ी सी जगह होनी चाहिए थी. या फिर क्या हो सकता है, एक तो स्पेस के बारे में बताएं, या फिर एक ऐसी फ्रीडम जो आपसे कुछ भी करने के लिए, अगर आपको कुछ भी करना है तो यू आर हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ फ्रीडम. एंड दूसरा सेज एल्बो ग्रीस. एल्बो ग्रीस का मतलब क्या हो गया? यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क. मूविंग ऑन टू द थर्ड इडियम विच सेज एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. अगर इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले साल क्या पता रैंक 1 इज वेटिंग फॉर यू. ठीक है, तो उसी से याद करना है क्या? एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है. ऑल्सो दिस इज वन ऑफ योर PYQs, सो यू कैन राइट दैट PYQ it is. I don't exactly remember the year, but it came, I believe, in either in 2018 or 2019. I'll check, or you can also check. All right. So moving on to the next idiom, which is every inch a gentleman. Every inch a gentleman के लिए हमने एक बहुत अच्छी सी चीज की है. क्या? Pink suits only जेंटलमैन. ठीक है, तो इसी से हमने याद क्या कर लिया कि पिंक हमेशा जेंटलमैन को सूट करता है, और जेंटलमैन की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप सबको ऑलरेडी पता है. ठीक है, तो ऑन दैट कैरेक्टरिस्टिक बेसिस ओनली यू कैन फ्रेम. देन वी हैव इज आई वॉश, जो हर कोई कर रहा है. हर दूसरा इंसान सोचो कि आपकी आंखों में धूल ही झोंक रहा है, अनलेस एंड अनटिल यू आर आई वॉशिंग योर ओन सेल्फ, या फिर योर पेरेंट्स, योर फैमिली, और हुसोएवर. ठीक है, तो आपको ये सब नहीं करना है, क्योंकि यू आर एस्पायरिंग टू बिकम एन ऑफिसर, तो यू शुड स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. नेक्स्ट वी हैव इज एक्सप्लोरिंग ऑल द एवेन्यूज. मतलब आप हर एक कोशिश कर लो, हर एक पॉसिबिलिटी ट्राई कर लो कि आप ISS एग्जामिनेशन क्रैक कर सको. मतलब यू ट्राई ज्वाइनिंग स्टार्टअप अकेडमी, यू ट्राई ज्वाइनिंग एनी अदर अकेडमी. कोई भी अकेडमी ज्वाइन करो, या फिर ऑनलाइन ही कोचिंग ले लो, या फिर कह सकते हैं कि यूट्यूब से ही पढ़ पढ़ के आप अपना प्रैक्टिस कर लो. मतलब हर एक कोशिश करके देख लो कि आप ये एग्ज़ाम निकाल सको इस साल. ठीक है, तो नेक्स्ट वन से इज इवल ट्विन. इवल ट्विन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी बहुत ज़्यादा इवल है, एंड द ट्विन रेफर्स टू, मतलब कोई भी एक डुप्लीकेट है, और इवल का मतलब हो गया उसके बहुत ही ज़्यादा ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर हमने लिखा एक्सक्यूज अनकैरेक्टरिस्टिक्स. सो ऑन बेसिस ऑफ दैट वी हैव फ्रेम्ड द सेंटेंसेस. So this was all for today. Thank you, and do subscribe to our channel.